ठीक है। पाकिस्तान में ये समझता है कि हिंदुस्तान के साथ अमन ओमान का रास्ता जो है वो इस तरह से है कि जो हिंदुस्तान कहता है वो बातें मानना शुरू हो जाए, तो फिर आगे जो सबसे अहम बात जो हिंदुस्तान कहता है इवेंचुअली हमें वो भी माननी पड़ेगी, और वो ये है कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का है। लेकिन मोदी सरकार की तो बात ही कुछ अजीब और गरीब है ना। वो तो कहते हैं जी जो आपके पास है वो भी हमारा है और गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा। ये एक दो इक्वल्स का मैच नहीं है, ये एक कमजोर और एक ताकतवर जो है उसका मैच है, जिसमें जो ताकतवर है वो अपनी मनमानी करवा रहा है। मोदी साहब का पता नहीं कि वो कब जहाज लेके पाकिस्तान आ जाएं। पाकिस्तान के लोगों को अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर मोदी साहब सीज फायर के लिए कैसे मान गए। पाकिस्तानी मीडिया में आज यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर भारत के शर्तों पर सीज फायर करने का क्या मतलब था। लगता है पाकिस्तानी सरकार ने तो मोदी के सामने घुटने ही टेक दिए। इसी पृष्ठभूमि में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया अपने इस दुख और चिंता को कैसे बयान कर रही है। जो अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मामला है, इसकी कुछ मोदी साहब के जमाने में बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी उस पिछले अदवार में वो आ गए एकदम से जहाज लेके, कुछ कोई बैकडोर मामला चल रहे हैं जिसकी वजह से चीजें पॉजिटिव तरफ जा रही हैं। इसके बारे में कुछ आगे कीजिए। मेरे जहन में बहुत सारे सवालात उठते हैं कि ये इस वक्त क्यों, और इसमें पाकिस्तान को क्या फायदा होता है सियासी तौर पर, और हिंदुस्तान को क्या फायदा होता है सियासी तौर पर, और उस पर जब इसको जांचा जाए तो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होता है। बालाकोट जो ऑपरेशन इंडिया ने करने की कोशिश की वो एक बहुत ही भयानक और एक बहुत सीरियस और संगीन किस्म की एस्केलेशन थी इस खत्ते में, और वो एस्केलेशन वन ऑफ नहीं थी, उसने परमानेंटली ऑल्टर कर दिया है स्ट्रेटेजिक कंपटीशन और टैक्टिकल रिस्पांस एस्केलेटरी लैडर को। और हिंदुस्तान ने जो एनेक्सेशन की है कश्मीर की 5 अगस्त को, उसको रिवर्स करने की बात कहां, उस पर बात भी नहीं हो रही हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में तकरीबन एक मुकम्मल कौमी कंसेंसस पाया जाता है कि जो हिंदुस्तान कर रहा है कश्मीर में वो ठीक है। पाकिस्तान में ये समझता है कि हिंदुस्तान के साथ अमन ओमान का रास्ता जो है वो इस तरह से है कि जो हिंदुस्तान कहता है वो बातें मानना शुरू हो जाए, तो फिर आगे जो सबसे अहम बात जो हिंदुस्तान कहता है इवेंचुअली हमें वो भी माननी पड़ेगी, और वो ये है कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का है। अच्छा, लेकिन मुशर्रफ साहब, एक भी तो सिलसिला ये है कि जब वो जो कुछ भी कश्मीर में हुआ अगस्त में, उसके बाद दुनिया भी देखा जाए तो खामोशी बैठी रही है। हमारे ब्रादर मुल्क जो हैं उन्होंने तो बल्कि कुछ नहीं कहा, बल्कि सिग्नलिंग ऐसी दी थी कि शायद उनकी लीनिंग उधर है। तो अच्छा, एक जो आर्गुमेंट आगे से मिलता है इसी हवाले से, वो आर्गुमेंट ये मिलता है कि जी ये 70 साल से जायद हो चुके हैं। जो कश्मीर आपके पास है वो कश्मीर आपके पास रहना चाहिए, जो कश्मीर हमारे पास है उसको करके एक जो है वंस फॉर ऑल एंड मूव ऑन वाली कहानी। ये एक बात डिस्कशन में तो आती है जब भी अक्सर हिंदुस्तानी दोस्तों से यहाँ पर बात होती है। एक दफा कौंसिल जनरल से, यानी कि यहाँ पर जो कॉन्सुलेट का अमला था, उनसे बात हो रही थी एक किसी महफिल के अंदर। तो उनका वैसे तो उस तरह की बातें नहीं करते, लेकिन कहना ये होता है कि 70 सालों से कुछ हासिल नहीं हुआ, तो लेट्स इस जो है इसी को मान के आगे बढ़ा जाए। अब तो हिंदुस्तान, लेकिन मोदी सरकार की तो बात ही कुछ अजीब और गरीब है ना। वो तो कहते हैं जी जो आपके पास है वो भी हमारा है और गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है। वो तो, लेकिन शायद वो एक प्रेशर, एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स भी हो सकती है। अल्लाह भला करे पाकिस्तान की अवाम का और पाकिस्तान के अफवाज। ये एक दो इक्वल्स का मैच नहीं है, ये एक कमजोर और एक ताकतवर जो है उसका मैच है, जिसमें जो ताकतवर है वो अपनी मनमानी करवा रहा है। तो ये भी फैसला साज एक और बहुत अहम नुक्ता है कि इतना डिफरेंशियल पावर का नहीं है जितना मेरा ख्याल है हम सब के जहनों में अब बन गया है। हिंदुस्तान में अगर आप देखें लार्ज अब एक माइंडसेट बन चुका है। वो माइंडसेट ये है कि जी हम जो है अब एक तीसरी बड़ी सुपर पावर बन चुके हैं, या ऑलमोस्ट बन चुके हैं, हम बनने जा रहे हैं। और हमारा जो इकोनॉमिक डिफरेंशियल बहुत आगे जा चुका है पाकिस्तान से। हम जो है सॉफ्टवेयर की सब में बड़ी हाई टेक की जो है ना दूसरी सिलिकॉन वैली हमारे पास है, टूरिज्म हमारे पास है। तो हम जो है हर लिहाज से पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुके हैं। तो हम इनसे अब क्या हम इनसे जो है नेगोशिएट, क्या डील, ये अपने मामला अपने फंसे में ये जिहादी बन चुके हैं। तो एक माइंडसेट है
जो कि वहां पर एक उजागर हो चुका है, और वो माइंडसेट जो है वो समझता है कि जी हम अपनी पावर से हर चीज बनवा सकते हैं, और ये इसको पंप अप करने में, इस नैरेटिव को पंप अप करने में बहुत बड़ा हाथ है हमारे मोदी साहब का। देखिए, जो वेस्ट है उसको इस वक्त इंडिया में बड़ा इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और ये सब चीजें जो हैं। देखिए, आज तक तारीख में पाकिस्तान जो है वो फॉलो कर रहा है कि इंडिया ने जब चाहा कि भाई, आपने जैसे कहा कि मोदी साहब का पता नहीं, जैसे हमारे पिछले शो में चीतन साहब आए थे, उन्होंने कहा कि मोदी साहब का पता नहीं कि वो कब जहाज लेके पाकिस्तान आ जाएं। तो देखिए, ये सारी चीजें होती आई हैं कि जब इंडिया की साइड ने चाहा कि वहां के ऊपर कोई पीस टॉक शुरू हो तो वो पीस टॉक शुरू हो गई। जब उन्होंने चाहा कि एलओसी पे फायरिंग शुरू हो जाए। फीलिंग है जो कि इंडिया के जब दोस्तों से बात की जाए तो वो ये सारी चीजें होती है कि जी आपने ये किया, आपने पार्लियामान पे हमारी हमला किया, आपने जिहादी बनाए, आपने ये भेजा, आपने पुलवामा कर दिया, आपने जो है बॉम्बे जैसा इंसिडेंट किया, और सब चीजें वो एक बैगेज है, एक हिस्ट्री का बैगेज है। किसने क्या किया उसकी तो पूरी एक रिपोर्ट हो, ये उसमें जाना बेकार है। लेकिन मैं मुशर्रफ आपकी तरह आता हूं कि जो डिप्लोमेटिक जो चैनल है उसके हवाले से जो हैंडलिंग है, जो उसकी मैनेजमेंट है पाकिस्तान की तरफ से, उसके बारे में कुछ आगाह कीजिए कि अब तक हमारी कैसी रही है, कुड इट बी बेटर, कुछ बेहतर हो सकती है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के पास क्या लेवरेजेस हैं पुल करने के लिए, क्योंकि दुनिया तो हमें खामोश नजर आई है कश्मीर में जो कुछ भी हुआ। Only one generation ago, Pakistan, Egypt and India were seen as the 3 countries on the planet जिनकी डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी जो है वो आउटसाइज और आउटक्लास समझी जाती थी। आज आपका सवाल का जवाब ये है कि आज पाकिस्तान को उन ममालिक में शामिल नहीं किया जा सकता, और आपकी इकोनॉमिक स्टैचर, आपकी जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग और आपकी डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी, इनमें बहुत जोड़ है और बहुत गहरा गठजोड़ है। अगर आप इकोनॉमिकली वीक होंगे और कंकरेंटली आप अपनी जियोपॉलिटिक्स को लेवरेज करने के बजाय वो आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी, तो आपकी डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी भी अंडरमाइन हुई भी होगी। सीज फायर के बाद क्या होगा, इससे ज्यादा सवाल यह पूछा जा रहा है कि यह क्यों हुआ। आखिर पाकिस्तान को क्या पड़ी थी कि भारत के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रख दिया। पहले यह कहा जा रहा था कि इमरान खान सरकार भारत से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती है, पर वहां की सेना उसमें अड़ंगा डालते रहती है। यही कारण है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने श्रीलंका में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से एक गुप्त बैठक की, और जब भारत के द्वारा सीज फायर के लिए हरी झंडी दिखाई गई तब यह सेना को बताया गया और सेना को विश्वास में लेकर सीज फायर के एग्रीमेंट को प्रभावी बनाया गया। लेकिन अब एक नई खबर भी सामने आई है कि दरअसल सेना ने ही सीज फायर की पहल की थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख ने भारत के खुफिया एजेंसी रॉ के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से संपर्क साधा, और फिर यहां सीज फायर एग्रीमेंट पर सहमति बनी और इसके बाद इसको कार्यरूप दिया गया। अगर इस खबर में सच्चाई है तो यह सीज फायर ज़्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि पाकिस्तान में अंतिम निर्णय सेना का ही होता है। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, पर सीज फायर हुआ या अच्छा हुआ, क्योंकि 2 देशों के बीच युद्ध हो या 2 व्यक्तियों के बीच युद्ध हो, दरअसल युद्ध भी शांति के तलाश में ही एक प्रयास होता है। लेकिन अगर बिना युद्ध किए ही शांति मिल जाए तो यह सर्वोत्तम स्थिति माना जाता है। जैसे भी हुआ, हम इससे सहमत है और इसे आगे बढ़ना रहने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।